हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जिस सेशन का आपको बेसब्री से इंतजार था वो सेशन आपके सामने आ गया है। टिफर का सेशन, टिफर मोस्ट अवेटेड सेशन। क्या है इस सेशन में, क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर आपने वो पढ़ लिया जो मैं बोल रहा हूं, क्या है वो, अगर आपने वो पढ़ लिया तो आपका 101% सिलेक्शन होगा। क्या है वो, अरे गजब, 101% सिलेक्शन। मतलब ऐसी बात तो टीफर में ऐसी बात तो आज तक किसी ने नहीं की होगी कि अगर ये पढ़ लिया तो 101% आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों क्या है वो, क्या पढ़ना है ऐसा। इस सेशन का आपको बेसब्री से इंतजार था और थोड़ा सा लेट हो गया, माफी चाहूंगा। और आज भी थोड़ा बिजी था, लेकिन आपके लिए समय निकाल कर मैं ये सेशन कर रहा हूं। दोस्तों चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं, जल्दी से अपने काम की बात पर आते हैं, आपकी काम की बात पर आते हैं। वैसे बहुत लेट हो गए तो अब लेट करने का कोई फायदा नहीं है। दोस्तों आपके काम की बात पर आते हैं, आपकी काम की बात। तो दोस्तों जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं सिलेबस। सर सिलेबस बता दो, सिलेबस बता दो, और सवाल कैसे आएंगे ये बता दो, बस तैयारी तो हम कर डालेंगे, स्ट्रेटजी तो हम खुद ही बना लेंगे। स्ट्रेटजी तो बात की बात है, वो तो हम किसी टॉपर का इंटरव्यू देखेंगे, कर लेंगे, वो सब तो बाद की चीजें हैं। सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि पढ़ना क्या है। मतलब जो लोग आईआईटी जैन की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग अभी आईआईटी जैन की तैयारी कर रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि हमारा टिफर हो जाएगा टिफर। क्या सच में हो जाएगा क्या, क्या दोनों के सिलेबस एक जैसे हैं क्या, क्या आईआईटी जैम कर लेने से ही टिफर भी हो सकता है क्या। देखते हैं दोस्तों, इसी के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। और जब आप टिफर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और उसके सिलेबस की चर्चा करेंगे, सिलेबस देखेंगे दोस्तों, तो सिलेबस में साफ साफ लिखा है The syllabus for the written test in chemistry is similar to the typical standard syllabus. ओहो, typical standard syllabus मतलब जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भारत में हैं उनका जो टिपिकल स्टैंडर्ड सिलेबस है बीएससी का, एमएससी का, वही सिलेबस है टिफर के एंट्रेंस एग्जाम में। अब आप सोचोगे यार वो तो वेरी करता है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अलग अलग सिलेबस है, तो फिर क्या पढ़े, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़े, क्या पढ़े, बोलो यार। अरे बोल तो समझ रहे आप मेरी बात। इन मेनी इंडियन यूनिवर्सिटीज फॉर बीएससी एंड एमएससी डिग्री, मतलब बीएससी और एमएससी डिग्री का जो सिलेबस है बस वो पढ़ ले, वही आएगा रिटन एग्जाम में। लेकिन ये तो बहुत वेग सी बात हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब बीएससी में तो हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, और अब तो क्या है 4-4 साल का कोर्स आ गया है, उसमें आप खुद अपने टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, खुद अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें पता नहीं लगता कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या पता भाई, आपको क्या पता कैसा पेपर आएगा या कौन से टॉपिक आएंगे। आपको तो एक चुनने के लिए 10 टॉपिक दे दिए, उसमें से 5 आप चुन लीजिए और इससे आप बीएससी कर लीजिए। कुछ कुछ सेमेस्टर में ऐसा होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ऐसा होता है, और कई यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता होगा। बोलो यार, पॉइंट का सिस्टम आ गया आजकल, बोलो ना यार, समझ रहे आप मेरी बात। तो फिर ऐसे में रेलिवेंट सिलेबस क्या है, मतलब सिलेबस तो इसमें लिख दिया बीएससी एमएससी का, तो बीएससी एमएससी में तो बहुत अनगिनत तरीके का सिलेबस है। बोलो ना यार, केमिस्ट्री में कोई कुछ पढ़ा रहा है, कोई डाइस पढ़ा रहा है, कोई पॉलीमर्स पढ़ा रहा है, कुछ पढ़ा रहे हैं, तो क्या कोई एंट्रोप पढ़ा रहा है, कोई नहीं पढ़ा रहा है, बोलो ना यार। तो फिर ऐसे में क्या करें, सिलेबस तो बहुत वेग है, सिलेबस तो समझ में नहीं आ रहा, और जब सिलेबस ही समझ में नहीं आएगा सबसे बड़ी समस्या यही है, इसके सिलेबस का ही नहीं पता चलता। सिलेबस का पता चले तब तो आप तैयारी बैठ के कर पाए। बोलो ना यार, दोनों जगह समस्या है, सिलेबस का एक तो समझ में नहीं आता, और दूसरे सवाल तो ऐसे आते हैं कि अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको वैसे ही समझ में आ रहा होगा कि आईआईटी जैम की तो कोई औकात ही नहीं है इसके आगे, कोई मतलब नहीं, आईआईटी को तो पूछता भी नहीं, आईआईटी जैम का तो इसका कोई लेना देना नहीं है। बोलो ना यार, कोई जमीन आसमान का फर्क है। बोलो यार, जहां आईआईटी जैम खत्म हो जाता है वहां से तो टिफर स्टार्ट होता है। बोलो ना यार, तो फिर ऐसे में क्या करें। बोलो यार, इसके बहुत नजदीक तो यही है, यही पेपर इसके बहुत नजदीक है। कैसे, सिलेबस वाइज, क्योंकि जितने भी बीएससी के बच्चे हैं सब टिफर के लिए अटेम्प्ट करते हैं। बोलो यार, अरे बोल तो एमएससी के बच्चे भी करते हैं पीएचडी के लिए। बोलो यार, बीएससी के लिए, बीएससी वाले इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए, एमएससी इंटीग्रेटेड पीएचडी, और एमएससी वाले पीएचडी के लिए, लेकिन सबका पेपर सेम, सबका पेपर एक जैसा आता है। तो फिर ऐसे में सिलेबस को पूरी तरीके से जान लेना बेहद जरूरी है, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। नहीं तो जैसा चला आ रहा है ट्रेंड वैसा ही चलेगा, 20,000 लोग, 5,000 लोग, 10,000 लोग पेपर देंगे और उसमें 30, 40, 60, 70 लोग सेलेक्ट होंगे, ऐसा ही होगा। तो ये यूपीएससी से भी तगड़ा ही हो गया। बोलो यार, समझ में आया आपको। तो फिर ऐसे में गड़बड़ कहां हो रही है, गड़बड़ हो रही है उस रेलिवेंट सिलेबस को जानने में गड़बड़ हो रही है। क्योंकि अगर एक बार आपको सिलेबस समझ में आ जाए उसके बाद तो आप 4 चांद लगा देंगे, उसके बाद तो आप इतनी मेहनत कर लेंगे, इसके बाद तो आप बुक्स पढ़ लेंगे, उसके बाद तो आप सवाल कर ही लेंगे। लेकिन पहले ये तो समझ में आए कि पढ़ना क्या है। बोलो यार, तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा है, क्वेश्चंस आर एम्ड
क्वेश्चंस किस पे बनाए जाएंगे? टेस्टिंग योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ऐसे क्वेश्चन बनाए जाएंगे जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करें, नॉलेज को टेस्ट करें। किस एरिया के? फिजिकल के लिए। ओहो, फिजिकल तो बहुत बड़ा है भाई। फिजिकल में तो अपने आप में 15-16 टॉपिक्स आते हैं, तो कौन कौन से पढ़ेगा? और क्योंकि इसमें तो बीएससी एमएससी दोनों है, मतलब एमएससी वाले भी फिजिकल के टॉपिक जोड़ ले, बोलो यार एडवांस काइनेटिक्स जोड़ ले, फास्ट रिएक्शंस जोड़ ले, क्या क्या पढ़ूं? बोलो ना यार, समझ रहे हैं आप मेरी बात? ऑर्गेनिक के, ओहो, पेरिसाइक्लिक, फोटोकेमिस्ट्री, बोलो यार फोटोकेमिस्ट्री आप जो आपकी बीएससी में नहीं पढ़ते, बोलो यार वो तो ऐसे बहुत से टॉपिक होंगे, बोलो यार बायोकॉन्जुगेशन रिएक्शंस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ओहो इन सब से कभी पाला पढ़ा ही नहीं। एनालिटिकल, इलेक्ट्रो एंड क्वांटम केमिस्ट्री, ओहो क्वांटम केमिस्ट्री के नाम पर केवल आप जानते हैं पार्टिकल इन ए बॉक्स होता है, पार्टिकल इन ए बॉक्स होता है, बोलो यार एसएचओ हो जाता है ज्यादा से ज्यादा आईआईटी जेम में। इसके अलावा तो आप नहीं पढ़ते, हाइड्रोजन एटम थोड़ा पढ़ लेते हैं बीएससी में, बोलो यार। लेकिन इसमें तो बहुत है, बहुत खेल है इसमें तो इतना खेल है कि मजा ही आ जाएगा आपको, बोलो यार। अरे वो तो बायोफिजिक्स, ओहो इसका तो नाम ही नहीं सुना होगा आपने बीएससी में, इसका तो पता ही नहीं होगा आपको। थर्मोडायनेमिक्स स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर में तो हाइड्रोजन की में बस ये जान लें, यही बहुत है, बोलो यार। बीएससी लेवल में तो इतना ही बहुत होता है, बोलो। और सवाल ऐसे आते हैं कि एमएससी वाले बच्चे से भी नहीं होते वो, तो फिर ऐसे में क्या करें? बोलो यार क्या कौन सी क्या पढ़े फिर ऐसे में? फ्लोरोसेंस, आईआर, फ्लोरोसेंस का तो पता ही नहीं होगा, फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का, बोलो यार। यूवी, एक्स-रे, ओहो, लॉजिक एंड स्टैटिस्टिक्स, ओहो स्टैटिस्टिक्स, यहाँ तो दुनिया ही फंस जाती है और सवाल भी बहुत तगड़े आते हैं इसके। एंड मैथमेटिकल मेथड जितना आसानी से इसने लिख दिया है, सवाल जब आप देखेंगे तो आपका सिर चकरा जाएगा, एकदम समझ में नहीं आएगा क्या है ये। तो दोस्तों इसके लिए रेलेवेंट सिलेबस जान लेना बहुत जरूरी है। और मैंने पिछले 2010 से लेकर जब से ये चल रहा है, जब से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इनके पीवाईक्यूज अवेलेबल है, बुक तो मेरी आती है, बुक तो मैंने आपके लिए लिखी ली है। इससे 2010 से लेकर 2023 तक के जितने भी टिफर के पेपर हैं, उनमें किस किस सब टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं, वो सारे सब टॉपिक आपके लिए यहाँ पर इकट्ठे कर दिए हैं। मतलब अगर वो सब टॉपिक आपने पढ़ लिए, उन्हीं से आएगा सवाल तो वहीं से होगा, बोलो यार। आया आपको समझ में? मतलब कमाल की बात है, आपके फायदे का सौदा आ गया है, आपके फायदे का सौदा आ चुका है भाई, आपके फायदे का सौदा आ गया है। ये आपके फायदे का सौदा, ये है वो, ये कोई नहीं बताएगा, किसी ने बताया भी नहीं होगा आज तक। अरे किसी ने नहीं बताया ये आज तक, ये तो वो बताया ना यार जिसने पेपर्स को एनालाइज किया, 2010 से लेकर 2023 तक के पेपर को एनालाइज किया। और मैंने किया है क्योंकि मेरी तो बुक भी आती है। मैंने तो जब बुक किया, जब इनके सॉल्यूशन किए, तो मैंने तो सारे सॉल्यूशन देखे ही ना भाई, सारे सॉल्यूशन किए ना भाई। तो तब वहां से मेरे को सब कुछ पता चला, कहां पर ये सवाल पूछता है, क्या सब टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। ये नहीं क्वांटम पढ़ना है, लग गया पूरा क्वांटम पढ़ने में, ऐसा नहीं है भाई। केवल इन सब टॉपिक्स को पढ़ लो, मैं कह रहा हूं आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। इन सब टॉपिक्स को पढ़ लो और उन पर सवाल कर लो। अब आप कहोगे सर सवाल तो, और सवाल हैं भी ऐसे, टिफर के सवाल आपको बुक्स में तो मिलेंगे नहीं, प्रैक्टिस के लिए बुक्स में नहीं होंगे टिफर के सवाल, क्योंकि टिफर का जो लेवल है वो अपने आप में बेहद अलग है। आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम से उसके सवालों को मैच ही नहीं होंगे। 4-5, 6-6, 7-7, 10-10 लाइन के तो यार उनके क्वेश्चन होते हैं। बोलो यार इसने क्या कहा, देखिए पीछे आप समझिए उसने क्या कहा। उसने कहा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। 40 क्वेश्चन है और 3 घंटे में करने हैं। है कोई ऐसा एग्जाम? आपने कोई ऐसा एमसीक्यू एग्जाम आज तक देखा है क्या? कि कोई एमसीक्यू एग्जाम आपने आज तक ऐसा देखा जिसमें 3 घंटे में केवल 40 क्वेश्चन करने हैं, और 40 भी आपको पूरे नहीं करने हैं। जो उसमें 15 to 20 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर देता है, उसका भी सिलेक्शन हो जाता है। तो क्या है ऐसा, क्या हुआ है इस एग्जाम में ऐसा, क्या मिस्टीरियस है इसमें? मिस्टीरियस है बेसिक अंडरस्टैंडिंग और आपकी रिलेट करने की जो टेंडेंसी है, रिलेट करने की जो एबिलिटी है, उसी को वो टेस्ट कर रहा है। वो ये देख रहा है कि आप कितना एनालिटिकल, कितना लॉजिकल, कितना रीजनेबल सोच सकते हैं, वो ये देख रहा है। और किन में देख रहा है? उन टॉपिक्स को भी वो कह रहा है कि मैं इन टॉपिक्स में से पूछूंगा, मेरे तो यही टॉपिक है, मैं इनमें से पूछूंगा। उसने बकायदा ये कह दिया कि बीएससी एमएससी का उसका सिलेबस है, लेकिन मैंने उसको एनालाइज किया। जब मैंने बुक्स पीवाईक्यू बुक लिखी तो मैंने एनालाइज किया कि वो इसी में से सवाल कर रहा है, हर बार वो ऐसे ही सवाल करता है, इन्हीं सब टॉपिक्स में से वो सवाल करता है और वो छेड़ता ही नहीं है। बोलो यार समझ रहे हैं आप ये बात? तो फिर आपके लिए फायदे का सौदा ये है, जो भी टिफर के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो अनाप शराब अंट शंट जैम के चक्कर में पड़े हैं कि जैम से मेरा टिफर भी हो जाएगा। और बहुत सी ऐसी कोचिंग इंडस्ट्रीज है, कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो पागल बनाते हैं, जैम का पहले टिफर हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता, मर के ही नहीं हो सकता। अगर आपने ये नहीं पढ़ा ना,
अगर आपने टिफर के दौरान, टिफर की तैयारी के दौरान ये नहीं पढ़ा ना, तो आपका सिलेक्शन मर के भी नहीं हो सकता, चाहे आप कितना भी दम लगा लें। मैं कह रहा हूं आपको, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। और अगर आपने सब कुछ छोड़ के ये पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। तभी मैंने लिखा है 101% सिलेक्शन होगा अगर आपने ये सब टॉपिक्स पढ़ लिए तो। ये पढ़ने पड़ेंगे आपको, यही आपको पढ़ने हैं, केवल इतना ही पढ़ना है। क्वांटम में आपको केवल इतना पढ़ना है, देखो ऑपरेटर्स, अनसर्टेनिटी, प्रिंसिपल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रोगली कांसेप्ट, आइगन वैल्यू इक्वेशन, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एवरेज एंड मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिटल, स्टेप अप स्टेप डाउन ऑपरेटर्स। ये आप कभी नहीं पढ़ते, ये आप मर के भी जैम में नहीं पढ़ते। बोलो यार, नहीं पढ़ते आप ये जैकोबियन आइडेंटिटी। इस बार सवाल आया था, इसका भी सवाल आ गया था इस बार। बोलो यार, इसका सवाल आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रोबेबिलिटी कांसेप्ट दोनों में, इस क्वांटम में भी और मैथमेटिक्स में भी, तो दोनों को बहुत तगड़ा पढ़ना है। क्योंकि आप सवाल देखिएगा, आप पीवाईक्यू लीजिए, मेरी वाली पीवाईक्यू लीजिए, उसमें मैंने बहुत डिटेल सॉल्यूशन कर रखे हैं इनके क्वेश्चंस देखिए पहले, और फिर उनके सॉल्यूशंस देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी औकात क्या है, क्या आपकी प्रिपरेशन है, और कैसे आपको जहां भी इंस्टीट्यूट, जिस भी इंस्टीट्यूट से आप ले रहे हैं कोचिंग, कैसे वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं कि ये पढ़ ले तो हो जाएगा। अरे भाई, ये पढ़ तो होगा। समझ रहे हैं आपने बात? मॉडल्स, पार्टिकल इन ए बॉक्स, एसएचओ, रिजिड रोटर, हाइड्रोजेनिक स्पीसीज, बाउंड्री कंडीशंस, टनलिंग, ओहो ये तो बाप है। मैं कह रहा हूं, इससे तो हमेशा ही सवाल आता है, हमेशा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, भयंकर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जबकि अगर मैं डीयू की बात करूं तो डीयू में आप उतना टनलिंग पढ़ते ही नहीं है। और सवाल अगर आप देखेंगे ना, सवाल अगर आपने टिफर का टनलिंग वाला देखा तो आपकी हवाइयां उड़ जाएंगी, समझ में भी नहीं आएगा क्या है ये। समझ रहे हैं आपकी बात? ये चीजें पढ़नी है, परटर्बेशन एंड वेरिएशन प्रिंसिपल, क्वांटम कन्फाइनमेंट, ये सब पढ़ना है। ये आप कभी बीएससी में नहीं पढ़ते यार, जबकि लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं, बीएससी का कर ले हो जाएगा टिफर। कहां से हो जाएगा? ये सब टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ वेव फंक्शन, हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स, लैग्रैंजियन मैकेनिक्स, हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स, तीनों की बेहतरीन जानकारी आपको लेनी होगी। कॉन्जुगेटेड पॉलीइंस, इस पर इसके जो पार्टिकल इन बॉक्स है उसका एप्लीकेशन इस पर लगता है, तो इस पे वो पूछेगा आपसे। समझ रहे हैं आपने बात? तो ये बुक्स मैंने कुछ यहाँ मेंशन कर दी, आप पढ़ सकते हैं। इसमें डीएन वाजपेयी की बुक भी आती है, डीएन वाजपेयी बहुत बढ़िया है, उसकी भी डीएन वाजपेयी की आती है। एक गुरदीप राज, वो भी आप पढ़ सकते हैं, बेहतरीन बुक है वो भी। तो आप वो सब जितना मैं कह रहा हूँ, ये जो सब टॉपिक जो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया ना, ये रामबाण है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये ब्रह्मा है, ये इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, यही आएगा। यही सब टॉपिक, इन्हीं सब टॉपिक्स में से सवाल आएंगे, इसके बाहर एक सवाल नहीं आएगा। ये मैं गारंटी कह रहा हूँ आपको, गारंटीड कह रहा हूँ। और बताओ और क्या कहूँ? टिफर में इतना स्पेसिफिक कभी किसी ने आपको नहीं बोला होगा कि ये कर ले हो जाएगा तेरा, कभी नहीं बोला होगा। मैं कह रहा हूँ ना यार, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ये तो वो बताएगा ना जिसने इस पे काम किया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो दोस्तों, अगर आप ये सब टॉपिक्स, इन सब टॉपिक्स को जितना पढ़ सकते हैं आप उतना पढ़ लें, जितनी आप इन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी आप कर लें। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता आपको। समझ रहे हैं आपकी बात? देखिए, थर्मोडायनेमिक्स में और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में भयंकर इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिकल, और ये इनके एप्लीकेशंस पर सवाल आते हैं और जबरदस्त सवाल आते हैं। मतलब आप पीवाईक्यूज देखिए तो आपको समझ में आएगा कि आप कहां लैग कर रहे हैं, कितना आपने सीखा है। स्टैटिस्टिकल के नाम पर लोग केवल फॉर्मूला पढ़ा देते हैं, बस हो गया। अरे सवाल कॉन्सेप्चुअल आ रहा है भाई, समझ रहे हैं आप मेरी बात? प्रोसेस है, ये आप पढ़ना है, हीट वर्क ये सब पढ़ते हैं, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड देयर एप्लीकेशन, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड देयर एप्लीकेशन पे सवाल पूछता है। बोलो यार, थर्मोडायनेमिक्स बहुत पढ़ ली मैंने, तो एक्सेल ऐसे पढ़ लिया। और सबसे कमाल की चीज, सबसे भयंकर कमाल की चीज है प्रोटीन फोल्डिंग की थर्मोडायनेमिक्स। बहुत सवाल किए गए हैं इस पर, प्रोटीन फोल्डिंग। आप इसकी थर्मोडायनेमिक्स पर भी और इसकी काइनेटिक्स पर भी आप सवाल देखिएगा। एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, रेसिडुअल एंट्रोपी, पार्टीशन फंक्शंस, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, अल्फा बीटा गामा वाले यार, अल्फा बीटा और वो गामा वाले जो आते थे, तो यार वो तो जूल एक्सपेरिमेंट, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर स्केल कैसे सेटअप किया जाता है, अगर टेम्परेचर स्केल को बदल दिया जाए तो क्या होगा, ये सब आपको पढ़ना है। प्रेसेस क्लैरियन, ये आप फेज में भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कार्नोट इंजन भयंकर इंपॉर्टेंट है, उसके साथ जो ग्राफ है भयंकर इंपॉर्टेंट है। इनसेम्बल्स, कितनी तरह के इनसेम्बल्स होते हैं पार्ट स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में। मैक्सवेल रिलेशन भयंकर इंपॉर्टेंट है। आइजिंग मॉडल, ओहो मीन फील्ड थ्योरी, बोलो यार मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट है ये, मीन फील्ड थ्योरी और आइजिंग मॉडल भयंकर इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिकल में आप पढ़ते हैं इसको, एमएससी के दौरान पढ़ लेना इसको। आइसोटोपिक एक्सचेंज रिएक्शन, ये भी जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। आइसोटोपिक एक्सचेंज रिएक्शंस के पार्टीशन फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार इसका प्रीवियस ईयर देखिए, आपको समझ में आएगा कि जो आप पढ़ रहे हैं ना जैम के लिए, या फिर जो ये कह रहे हैं कि नहीं जैम से हो जाएगा, या फिर जो एमएससी भी पढ़ रहा है, जो एमएससी में नेट गेट के लिए भी पढ़ रहा है, उसको भी दिन में तारे नजर आ रहे हैं जब वो ये पढ़ेगा। मैं कह रहा हूँ कि दिन में तारे नजर आ जाएंगे।
अगर आप ये कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ लोगे ना, दिन में तारे नजर आ जाएंगे, वो भी नहीं पढ़ते ये सब। इसीलिए टिफर सबसे अलग है, क्योंकि उसका सिलेबस ना गेट से मैच करता, ना जैम से मैच करता, ना फिर नेट से मैच करता, किसी से मैच ही नहीं करता, अलग ही मामला है उनका। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसलिए रेलिवेंट सिलेबस जानना बहुत जरूरी है, रेलिवेंट सब टॉपिक्स जानना बहुत जरूरी है। और ये है वो रेलिवेंट सब टॉपिक्स जो अपने आप में भयंकर इंपॉर्टेंट है। इनको अगर आपने नहीं किया तो मैं कह रहा हूं कि आप सपना देखना छोड़ दीजिए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा अगर आपने ये नहीं किए तो। यही है वो सब टॉपिक जो आपको करने ही है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। काइनेटिक्स ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग भयंकर इंपॉर्टेंट है, देखना आप। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन है, एंडो एक्सो रेट कांस्टेंट के कंपैरिजन है, मतलब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ठीक है। सॉल्यूशन काइनेटिक्स है, आयरिक मॉडल है, रिलैक्सेशन मेथड्स है और फास्ट काइनेटिक्स है। बहुत जबरदस्त सवाल आते हैं इस पर तो, मतलब घूम जाएंगे आप। आइसोमेराइजेशन रिएक्शंस है, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन है, बहुत जो लॉ है आपको उसमें, आइंस्टीन वाला लॉ है, ड्रैपर्स लॉ है, जो लॉ है यार फोटोकेमिस्ट्री में। एक्सटेंशन कोएफिशिएंट के बहुत से सवाल आते हैं। एक्सटेंशन कोएफिशिएंट के आप सवाल देखिएगा, मैं कह रहा हूँ मजा ही आ जाएगा आपको। ऐसे जैम की बस की बात नहीं है, नेट के भी बस की बात नहीं है। समझ में आपके पास ल्यूमिनेसेंस एंड जेमिनोफ्स्की डायग्राम वो इस पे सवाल आया था पिछली बार सवाल आया। क्वांटम फील्ड के सवाल है, बोलो यार जबरदस्त पेपर आता है इसका। ये आपको सब टॉपिक करने पड़ेंगे अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। नहीं चाहिए तो भैया खेलते रहो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में गजब की चीज ये होती है कि उसके वो बायोलॉजिकल एप्लीकेशन पूछता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम्स काम करते हैं ना, वो उस पर सवाल पूछता है। जैसे कि किस एनर्जी पर सवाल पूछेगा। जैसे हम नॉर्मल सेल में जब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, थर्मोडायनामिक ट्रीटमेंट, तो हम क्या करते हैं, रिएक्शन का डेल जी निकाल लेते हैं, डेल जी नॉट निकाल लेते हैं। बोलो यार उसके बाद क्या करें, उसके बाद यहां से वो वेवलेंथ पूछ सकता है आपसे कि कौन सी एनर्जी की वेवलेंथ होगी जो कि इस कन्वर्जन को एक्सरसाइज करवाएगी, इस कन्वर्जन को करवाएगी, या फिर कितने फोटोन एब्जॉर्ब होके ये कन्वर्जन होगा। मतलब मैं कह रहा हूं बहुत तगड़े सवाल होते हैं। आप पीवाईक्यूज देखिएगा, उनका आपको मजा आ जाएगा एकदम। चलते भाई आगे अगले वाले पे चलते हैं। पांचवा सॉलिड स्टेट ठीक ठाक आता है, लेकिन सॉलिड स्टेट भी कमतर नहीं, बहुत कुछ आपको दिला के जाएगा अगर आपने ढंग से इसे किया तो। मिलर इंडिसेस है, जेड कैलकुलेशन है, कितने नंबर ऑफ एटम है। बोलो यार फॉर्मूला, ये सीधे आपसे फॉर्मूला पूछ लेता, बता दे एक्स वाई क्या है। बोलो यार टाइप ऑफ यूनिट सेल कौन सी यूनिट सेल है, आपको h स्क्वायर k स्क्वायर l स्क्वायर वाला जो आप करते हैं। बोलो यार, अरे बोल तो दो यार, h k l का कॉम्बिनेशन जो आप करते हैं और यहीं से आप सेल टाइप बताते हैं। बोलो ना यार, समझ में आया आपको। लेटिस एनर्जी, ब्रैग इक्वेशन, लेटिस एनर्जी, डोपिंग एंड अवॉइडिंग XRD आप मर के भी बीएससी में नहीं पढ़ते। बोलो यार, और एमएससी में भी आप इतना नहीं पढ़ते जिससे आपका सवाल हो जाए। तो तगड़ा है इसका मामला। लिक्विड क्रिस्टल्स, सेमीकंडक्टर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डोपिंग और ये सब भयंकर इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना भाई। इसके अलावा फिजिकल स्पेक्ट्रा की बात करें, फिजिकल स्पेक्ट्रा भी अपने आप में भयंकर दमदार है। टिपिकल टाइमिंग स्केल, कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी कितने टाइम स्केल के लिए होती है। मतलब जैसे हम एनएमआर की बात करें, आईआर की बात करें, तो दोनों का टाइम स्केल अलग अलग होता है। मतलब एक तो होती है कि बहुत छोटे से भी मोशन को तुरंत कैप्चर कर लेती है। बोलो यार, और कई रिएक्शंस इतने फास्ट होते हैं कि कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी इन दोनों में से आईआर और एनएमआर में कोई भी उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। बोलो यार, तो वो टाइम स्केल का आपको नॉलेज होना चाहिए। बोलो यार, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। बुक्स आपके सामने रखी हुई है, केएल कपूर है, एफ कॉटन है, ये सब तो फिजिकल स्पेक्ट्रा के लिए और उसके लिए ग्रुप थ्योरी के लिए पीटर एटकिंस से आप पढ़ सकते हैं, एरा लेवैन पढ़ सकते हैं, होलास पढ़ सकते हैं। और आप मेरे से कांटेक्ट करिए, मैं आपको बुक्स बता दूंगा, आप चिंता ही मत करिए। सारी बुक यहाँ लिखी नहीं जा सकती हैं। वो स्कैटरिंग फिनोमेना, इसके एप्लीकेशंस पर बात करता है। एब्जॉर्प्शन जो फिनोमेना है, इसके कौन-कौन से एप्लीकेशन उस पे बात करता है। आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन की बात करता है, जेएमएक्स की, आईमैक्स की बात करता है, स्पेक्ट्रम ऑफ डायटोमिक्स, आपको स्पेक्ट्रा दे देगा और किसका स्पेक्ट्रा है। ये बहुत दमदार आता है इसका पेपर भाई, मजा ही आ जाएगा। आप पेपर देखो, हिल जाओगे, समझ में भी नहीं आएगा। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, बोलो यार, ट्रांजिशन इंटीग्रल जिसे आप बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल। बोलो यार, ऑसिलेटर स्ट्रेंथ, सिलेक्शन रूल्स, एफटीआईआर, लेजर पल्स, इनके ग्राफ भी, इसका ग्राफ भी, जो इस तरह का ग्राफ आता था, इस तरीके का ऐसे। बोलो यार, थ्योरी, ग्रुप थ्योरी एंड पॉइंट ग्रुप थ्योरी से खैर कम आता है, तो आपका स्टूडेंट लेक्चर काम चल जाएगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ओहो, वर्नर का कांसेप्ट, इसलिए वो कहेगा ये मैंने इस कंपोजिशन का सॉल्ट पानी में डाल दिया, बता दे इसका कंपोजिशन क्या होगा। बोलो यार, इसका एक्चुअल कंपोजिशन क्या होगा, इनर स्फीयर में कौन होंगे और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कौन होंगे, ये सब आपको बताना है। ये सब खैर आसान है, ये तो आप कर लेंगे, एक्सपेरिमेंट आप कर लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। बोलो यार, ब्राउन रिंग टेस्ट, नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट, ये सब आप कर लेना। चीलेशन भयंकर इंपॉर्टेंट है, एचएसएलपी प्रिंसिपल, सीएफटी, जेटीडी जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। एसिडिटी ऑफ एक्वा आयन, उसका जो ग्राफ बनता है, वो ग्राफ बोलो यार, यहाँ मेटल होते हैं और यहाँ pKa होता है, ऐसा करके कुछ होता है। बोलो यार,
अरे वो तो आपको आपको मिल जाएगा ये किसमें, श्रायर एक्टिंग्स में मिल जाएगा। कलर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, कितने ट्रांजिशंस हुए हैं बोले, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर थ्योरी, वो मार्कस इक्वेशन और उस पे बेस्ड जो ग्राफ होते हैं पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ्स वो, और उनका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट बोलो यार, मैग्नेटिज्म, डी ब्लॉक मैग्नेट्स और टर्म सिंबल्स भयंकर इंपॉर्टेंट है। बुक्स कौन सी है वो देख लो, और अगर नहीं समझ में आए तो मेरे से कांटेक्ट करना। ओएमसी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज, 18 इलेक्ट्रॉन की एप्लीकेशन, रिएक्शन मैकेनिज्म, एनएमआर ऑफ ओएमसी, ऑर्गेनोमेटिक कॉम्प्लेक्स के एनएमआर आपसे पूछ लेता है बता कितनी तरह के हाइड्रोजन होंगे इसमें बोलो यार, या फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा दे देता है, आपको एनएमआर स्पेक्ट्रा दे देता है और कहता है बता इनमें से कौन सा ऑर्गेनोमेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। बोलो यार वीडो क्लोजो, ये क्लस्टर्स के टाइप, बोलो यार वेट रूल से जॉब निकालते हैं यार, अरे बोलो ना यार वेट रूल, समझ रहे हैं आप बात, भयंकर इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ, जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, लेकिन करना यही है, पढ़ना यही है। इसके अलावा अगर आप और कुछ पढ़ रहे हैं तो फिर आप इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, ये तो नहीं होगा फिर आपसे, समझ रहे हैं आप मेरी बात। इन सब टॉपिक्स पर मैक्सिमम सवाल कर लीजिए, मैं कह रहा हूँ होगा सिलेक्शन। चलते हैं आगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा, सब कुछ आता है इसमें, 1H आता है, 13C आता है, 19F आता है, सब पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन, तीनों को मिला के स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट करना है भाई, पढ़ना है वो। कपलिंग कांस्टेंट निकालना, किस तरह कितने तरह के कपलिंग कांस्टेंट होते हैं, 3J 2J, बोलो यार लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट 4J 5J, जिनके लिए कैसी ज्योमेट्री चाहिए होती है, W शेप, ये वो सब पढ़ना है आपको, और केमिकल शिफ्ट की कैलकुलेशंस पढ़ना है, नहीं तो आप तैयारी नहीं कर रहे हैं फिर। बायोकॉन्जुगेशन रिएक्शंस, अमीनो एसिड्स आप ढंग से पढ़िए। अब अच्छा, बायोकॉन्जुगेशन रिएक्शंस की मैंने 2 बुक्स लिखी हैं, इसमें सवाल कैसे आते हैं तो ये मैं आपको बता नहीं सकता, ये तो आप पीवाईक्यू देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि बायोकॉन्जुगेशन रिएक्शंस के सवाल कैसे हैं। प्रोटीन से रिलेटेड सवाल है, बोलो यार पीएच से, पीएच में अलग-अलग पीएच में प्रोटीन कैसे बिहेव करते हैं, क्या उनकी बाइंडिंग साइट्स होती है, कैसे वो इंटरैक्ट करते हैं, ये सब आपको वो आप पीवाईक्यू देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, या फिर आप बायोकॉन्जुगेशन रिएक्शन की कोई बुक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। एंजाइम्स एंड देयर रिस्पांस टू पीएच, नेचुरल प्रोडक्ट सिंथेसिस रिएक्शंस और डीएनए आरएनए बेस पेयरिंग, ये सब आपको पढ़ना है बायोकॉन्जुगेशन रिएक्शंस में। इसके अलावा आप पीवाईक्यूज देखिए, आपको और भी चीजें क्लियर होंगी। अगर आप इतना पढ़ते हैं तो आपको यार पीवाईक्यू में करने में मजा आएगा और समझने में भी मजा आएगा कि क्या-क्या आप और कर सकते हैं, कैसे आप अपने प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम में, बफर है, पीएच एंड टाइट्रेशन, इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंट पॉइंट, ये सब आपको पढ़ना है इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम में। और केमिकल इक्विलिब्रियम में एप्लीकेशन ऑफ लीच-एटलियर प्रिंसिपल, स्टीरियो भयंकर इंपॉर्टेंट है, आता है स्टीरियो सवाल हर बार आता है। कॉन्फ़िगरेशन निकालना, एनेंशियोमर रिलेशन बताना, एनेंशियोमर 4 दे दिए और कहेगा बता इनमें से एनेंशियोमर कौन-कौन से हैं, इनमें से डायस्टीरियोमर कौन से हैं, वो आप बता देना। सुब्रत सेन गुप्ता भयंकर इंपॉर्टेंट बुक है, जबरदस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत गजब की बुक है और बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, पढ़ोगे मजा आएगा। बोलो यार वैसे ही साइक्लिक सिस्टम्स जो होते हैं, आपके साइक्लिक सिस्टम्स में अलग-अलग आपको इक्वेटोरियल की प्रेफरेंस अलग होती है, 2 अलग-अलग ग्रुप दे दिए, साइक्लिक सिस्टम दे दिया, साइक्लोहेक्सेन दे दिया, तो इक्वेटोरियल पे एक बड़ा वाला रहना चाहता है, बोलो यार और एक्सियल पर छोटा वाला रहना चाहता है, और वो सब आपको पढ़ने होंगे, वो सब आपको समझने होंगे, उसके जितने भी एक्सेप्शंस वगैरह केसेस हैं वो सब आपको पढ़ने होंगे। बुक्स मैंने आपके लिए लिख दी है। फेज एंड ट्रिपल पॉइंट कैलकुलेशंस, यहाँ पर आपकी वो क्लैरिटी इक्वेशन भी काम आती है। बोलो एक ट्रिपल पॉइंट टेंपरेचर निकालने के लिए आपको वो काम आती है, और एक गिब्स रूल भी आता है, F = डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए ना, बोलो यार C - P + 2 वाला, अरे बोलो गैसेस, वीरियल इक्वेशन जबरदस्त है, प्रेशर के टर्म में भी होती है, बोलो यार प्रेशर के टर्म में भी होती है और वॉल्यूम के टर्म में भी होती है, दोनों के टर्म में होती है, तो दोनों को जरूर पढ़ना है। पीवी कर्व पढ़ना है, थर्मोमीटर में आप पढ़ते हैं, इसमें भी आप पढ़ेंगे, केटीसी पढ़ना है, बोलो काइनेटिक गैस थ्योरी पढ़नी है, पक्का पढ़नी है। सॉल्यूशंस, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर में खूब सवाल है, वो आप पढ़ेंगे। बोलो यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉडल्स आप जरूर पढ़ें, रिएक्शन मैकेनिज्म आप जरूर पढ़ें, रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम रिएक्शंस, ऑर्गेनोमेटेलिक कपलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं कि ये तो जान है, ऑर्गेनोमेटेलिक कपलिंग, सुजुकी रिएक्शंस, बोलो यार सुजुकी रिएक्शन, हैक रिएक्शन, वो सब पढ़ना है आपको, सोनो गैस का वो सब पढ़ना है। बेसिक रिएजेंट्स पढ़ने, बोलो अमोनिया वाला, लिकर अमोनिया पढ़ सकते हैं, बोलो लिकर अमोनिया पढ़ सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप पढ़ सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड पढ़ सकते हैं, बोलो बहुत से इसमें आपको मिल जाएंगे रिएजेंट्स, आपको पढ़ने। बुक्स मैंने आपके सामने लिख दी है। नेम रिएक्शंस, इनोलेट केमिस्ट्री, नेम रिएक्शन एंड इनोलेट केमिस्ट्री। नेम रिएक्शन में वो हेटेरोसाइकिल वाले भी हो सकते हैं, बोलो यार हेटेरोसाइकिल वाले विल्स में हैक और वो सब भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये तो इनोलेट केमिस्ट्री के जो रिएक्शन है वो तो आपको देखने ही देखना है, बोलो
वो तो यार एस्टरप्लेज्म, कंडेंसेशन और ये सब जो भी आपको बेंजाइन पढ़ना है, बेंजाइन के टिपिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं, नाइट्रीन के भी टिपिकल रिएक्शन जो उनके नॉर्मल रिएक्शन होते हैं वो तो साइक्लोएडिशन रिएक्शंस और ये सब इसका बनना है, इनके साइक्लोएडिशन रिएक्शंस, इनके लोजन स्मिथ और वो सब पढ़ने, और इनके कार्बन के इसके भी टिपिकल रिएक्शन जो 3 तरह के रिएक्शन होते हैं, रीअरेंजमेंट, एडिशन और इंसर्शन, वो सब पढ़ने हैं। ओ कमाल की चीज है, रिसेंट नोबेल प्राइज, ये पक्का आ रहा है 2-3 सालों से, तो खूब आ रहा है। रिसेंट जो नोबेल प्राइज मिला है उस पर सवाल वो पक्का पूछा है, उस रिएक्शन को लेकर सवाल पक्का पूछा, तो पढ़ लेना। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, बेसिक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, नॉरिश, बार्टन और डिफाइनाइलमीथेन, ये सब पढ़ लेना, आपको आसान है। जीओसी आप पहली क्लास से पढ़ते आ ही रहे, समझ रहे। मेन ग्रुप एसिड बेस थ्योरी आपको पढ़नी है, हाइड्रोएसिड सिलिकेट, और ये थोड़ा इसमें ये वाला खेल थोड़ा तगड़ा है, ये आपको सवाल मिल जाएंगे इसके डायग्राम में, पढ़ सकते हैं। वैसे मेन ग्रुप जो होता है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, उसमें कभी सवाल पूछ भी लेता है, कभी नहीं भी पूछता है, तो ये अनप्रेडिक्टेबल है। पढ़ना हो तो आप ये सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट जरूर पढ़ लेना, जीओसी में पक्का आता है सवाल। फील्ड इफेक्ट और डाइपोल मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग आप पढ़िए, फॉर्मल चार्ज, जो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनके एनर्जी कंपैरिजन, लेनर्ड डॉट पोटेंशियल, ये सब आप पढ़ सकते हैं, बहुत जरूरी है ये। बोलो यार, पॉलीमर में एंड टू एंड डिस्टेंस, कंडक्टिंग पॉलीमर्स, बायो ऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल एंजाइम्स आप पढ़ लीजिए, अलग अलग तरीके के मेटल एंजाइम, कहां कॉपर होगा, कहां कोबाल्ट होगा, कहां आयरन होगा, कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, क्या क्या होता है, वो सब आपको पढ़ लेना। फोटोसिंथेसिस और ये सब, और हीम, इन सब में कलर की वजह क्या होती है, ये सब आप पढ़ लेंगे। स्टोइकोमेट्री में डूमस मेथड, लॉ ऑफ केमिकल बैलेंस, ये सब आप पढ़ते आ रहे हैं। अमोनियम मॉलिब्डेट टेस्ट फॉर फॉस्फेट, ये सब पढ़ लेना भाई, ये है सब पीवाईक्यू में, ये सब पीवाईक्यू में है, समझ रहे हैं मेरी बात। एनालिटिकल केमिस्ट्री, क्रोमेटोग्राफी आप पढ़िए, भयंकर पढ़िए, जबरदस्त पढ़िए, क्रोमेटोग्राफी में सवाल आता है, कई सालों से आता है, हर बार आता है, तो ये आपको एडवांटेज दिला सकता है। इसके अलावा पार्टीशन कोएफिशिएंट और इसकी एप्लीकेशन, सॉल्युबिलिटी और वो सब, समझ रहे हैं आपके पास, तो ये सब पढ़ लेना मेरे भाई, ये सब पढ़ लेना, तभी नैया पार होगी, नहीं तो बर्बाद होना तय है तुम्हारा। चलिए अंतिम क्षणों में मैं आपको बताता हूँ मैथ्स तो इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको मैथ्स नहीं आती तो फिर टिफर में जाना भयंकर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर उनका काम बायोफिजिक्स पर या फिर फिजिकल केमिस्ट्री पर ज्यादा उनका काम होता है, क्वांटम और ये सब, समझ रहे हैं आपकी बात, क्वांटम काइनेटिक्स और ये सब, इन पर ज्यादा इनका काम है। तो आपको मैथ्स तो बहुत तगड़ी आनी चाहिए, नहीं तो आपकी नैया डूबना तय है, नैया डूबी जाएगी पक्का। ट्रिग्नोमेट्री करनी है, प्रोबेबिलिटी करनी है, कौन सी 12वीं वाली, और अगर आप उसके आगे भी पढ़ना चाहते हो तो आप आगे की भी प्रोबेबिलिटी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये काम आएगी, क्योंकि आप इसके जब सवाल देखेंगे ना तो आपको एक बार समझ में आएगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं। आप इनके सवाल देखिएगा, मैंने सवाल के सॉल्यूशन किए हुए हैं, आप एक बार सवाल देखिएगा, आपकी हवाइयां ना हो जाए तो मेरा नाम बताऊंगा। मैट्रिक्स और मैट्रिक्स से रिलेटेड देखिए, मैट्रिक्स से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं वो भी आपको पढ़ने हैं, उनसे रिलेटेड जो आइडेंटिटी है वो भी आपको पढ़नी है। स्टैटिस्टिकल डाटा ट्रीटमेंट जिसमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आता है, गॉसियन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस और इनके ग्राफ, ये सब आपको पढ़ने हैं। एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसे होते हैं, e-x का ग्राफ कैसे होगा, e-x² का कैसा होगा, e(x² का ग्राफ कैसा होगा, ये सब मैंने दे रखा है, बुक में मिल जाएगा आपको, ये आप देख लीजिएगा। इसके अलावा मेथड रिलेटेड टू सेपरेशन एक्सट्रैक्शन ऑफ वायरस, जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन्स, मतलब इन पर इनका बहुत ज्यादा काम होता है, बायोफिजिक्स पर इनका काम बहुत ज्यादा है, तो दोस्तों वो सब भी आप पढ़ लीजिए। यही वो 26 अलग तरीके के टॉपिक हैं और इनके सब टॉपिक्स हैं जो आपको जरूर से जरूर पढ़ लेने हैं अगर आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं, अगर आप अपना सिलेक्शन कंफर्म करना चाहते हैं तो दोस्तों, नहीं तो फिर आप कुछ भी पढ़ते रहिए, कितना ही एमएससी में है, कितना ही बीएससी में है, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन तो होगा नहीं। आया आपको समझ में? ये सब टॉपिक मैं आपको फिर से बोल देता हूं, ये सब टॉपिक इतना बड़ा कैसे हो रहा है ये सब टॉपिक, इतना सब टॉपिक्स आपको करने ही करने, और इसके साथ साथ आपको पीवाईक्यूज करने हैं। अगर आप ये कर लेते हैं ना दोस्तों, तो मैं आपको कह रहा हूं कि आपकी तैयारी बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। और थोड़ा सा आप थ्योरी पढ़ना थोड़ा आप ज्यादा चालू कर दीजिए, अच्छी बुक से पढ़िए, फॉरेन ऑथर्स की बुक से पढ़िए, तब कहीं जाके आप चीजों को रिलेट कर पाएंगे, तब कहीं आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो पाएगी, तब कहीं आप बेसिक्स अपने स्ट्रांग कर पाएंगे। जैसे वो तो बहुत इंटरव्यू में तो बहुत सिंपल से सवाल पूछ लेते हैं, वो तो कह देते हैं कि भाई डेल जी हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस क्राइटेरिया, तो हमने डेल एच क्यों नहीं कहा, और हम ग्राफ जो बनाते हैं वो डेल जी और टी के बीच क्यों बनाते हैं, डेल एच और टी के बीच में क्यों नहीं बनाते। तो मतलब वो बहुत से बेसिक से सवाल आपसे करेंगे और आपको उसी में फंसा डालेंगे और उसी में आप बर्बाद हो जाएंगे, उसी में आप अंडरस्टैंड कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी रिलेट करके वो समझ जाएगा कि इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक इसका फाउंडेशन ढीला हुआ है, कोई मतलब नहीं है।
समझ रहे हैं आप लोग? तो दोस्तों ये सब टॉपिक्स, दीज सब टॉपिक्स मैं लिख देता हूँ, एक जगह मैं लिख भी देता हूँ ये सब टॉपिक्स आप पढ़ लीजिए। इन सब टॉपिक्स के साथ साथ आप PYQ कर लीजिए दोस्तों। मैं कह रहा हूँ कि आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। ये सब टॉपिक्स, दीज सब टॉपिक्स जो यहाँ मैंने मेंशन किए हैं, यही है, बस यही करने हैं। ये सब टॉपिक्स कर लो प्लस PYQ कर लो, बस हो गया मामला बन गया। बस इतना ही करना है, इतना ही कर लीजिए। PYQ मेरी वाली है, आपको ये अमेज़न पे मिल जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। बस इतना कर लो, आपका मामला बन जाएगा, आपकी तैयारी सही हो जाएगी। नहीं तो भैया अनंत है, करते रहिए करते रहिए करते रहिए, चिर सनातन तक कोई उसका फायदा नहीं होगा। ये आप जानते हैं, ये तो आप जानते हैं बेस्ट कंटेंट क्या होता है, ये सब आपको पता है यार। ये सब में तो आप एकदम परफेक्ट हैं। क्लास नोट्स कह इसमें कोई क्लास नोट्स है नहीं, टिफर के लिए कोई क्लास नोट्स नहीं, क्योंकि कोचिंग ही नहीं है पहली बात तो। और जो कोचिंग दे रहा है वो आप जानते हैं उनके कितने सिलेक्शन हुए हैं। सो दोस्तों क्लास नोट्स जैसा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ ये जो जितने भी मैंने टॉपिक मेंशन किए इनके बेसिक्स आप यहाँ से ले सकते हैं। उन क्लास नोट्स से आप उनके बेसिक्स ले सकते हैं। जो 26 सब टॉपिक मैंने यहाँ मेंशन किए हैं उनके बेसिक्स आप क्लास नोट से ले सकते हैं। लेकिन आगे चलकर आपको इसमें बुक ऐड करनी ही होंगी, नहीं तो आपका सिलेक्शन पक्का ही नहीं होगा। बुक्स तो मतलब कह रहा हूँ ये इसकी सोल है, यहाँ ये सोल नहीं है, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सोल बुक्स हैं इसकी, इस प्रिपरेशन की सोल बुक्स हैं। बुक्स पढ़ ली तो भैया मामला बनेगा, बुक्स नहीं पढ़ी, नोट्स के भरोसे, नोट्स तो खैर है ही नहीं कुछ। नोट्स में तो आपको इसके सवाल मिलेंगे ना, इसके सॉल्यूशन मिलेंगे ना, ये सब टॉपिक्स मिलेंगे। समझ रहे हैं आपकी बात? तो बस ये है कि कुछ जो आपको बेसिक जानकारी चाहिए होती है वो आपको IIT जैम में, नेट में, गेट में मिल जाएगी। लेकिन फर्दर अगर आपको उन चीजों को और बेहतर करना है, उनकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करना है, सवाल अटेम्प्ट करना है, रीजनेबल सोचना है, एनालिटिकल थिंकिंग रखनी है, चीजों को रिलेट करना है, तो आपको बुक्स पढ़नी ही होंगी। इसके अलावा इसमें कोई चारा नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना कि तू मेरे नोट्स पढ़ जा, जैम में तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तू मेरे नोट्स पढ़ जा, गेट में तेरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर किसी का बाप भी नहीं कह सकता कि मेरे नोट्स पढ़ ले हो जाएगा, नहीं कह सकता, पढ़ाता ही नहीं कोई ऐसा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसलिए आपको बुक्स पे ही रिलाई करना होगा, बुक्स पे ही आपको निर्भर रहना होगा और बुक्स से ही आपको तैयारी करनी होगी, तभी आपका मामला बनेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बुक्स के फायदे मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन ये तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि इतने इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये नहीं किए ना, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ भाई, जब आप पेपर देने बैठेंगे ना, आपको हवा भी नहीं लगेगी, समझ में भी नहीं आएगा क्या हो गया आपके साथ। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो PYQ तो पक्का ही कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सच में अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो PYQ तो पक्का करके जाना। PYQ रिपीट भी होते हैं, 2 से 3 PYQ हमेशा रिपीट होंगे। तो ये जो 2-3 के जो नंबर है, ये मार्क्स आपको फायदा दिलवाएंगे। बोलो यार ये पक्का रिपीट होते हैं, हर बार रिपीट होंगे, इसलिए PYQ जरूर करके जाओ। क्या पढ़ना है ये यहीं से पता चला, ये सब टॉपिक PYQ से ही पता चले, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना पढ़ना है ये भी गजब की बात है, कितना पढ़ना है, क्योंकि जैम में तो जो आप पढ़ते हैं ना, मैं कह रहा हूँ जैम में तो आप कुछ नहीं पढ़ते, जैम जहां खत्म होता है वहां से पेपर स्टार्ट होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? सो और क्वेश्चन कैसे आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन PYQ जो टिफर के जो क्वेश्चन है वो आपको किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में नहीं मिलेंगे, होते ही नहीं है वैसा आपको एंट्रेंस एग्जाम कोई मिलेगा नहीं, टिफर अपने आप में यूनिक है। सो ये क्वेश्चन भी आपको कहीं नहीं मिलेंगे, केवल यहीं मिलेंगे। तो इसलिए प्लीज दोस्तों PYQ जरूर देखिए। इसके अलावा असाइनमेंट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज ABCD एकेडमी कोई भी है वो चलाती है, तो आप अपने फायदे के लिए, अपने फायदा इन द सेंस कि आप ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इनके सवाल, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इनके सवाल इसके लेवल को टच नहीं कर सकते, नॉट टचिंग, कभी टच नहीं कर सकते, नेवर कैन टच। समझ रहे हैं? तो ये PYQ आप कर लीजिए। टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आप अपने इस भरोसे के साथ ज्वाइन कीजिए कि आप कुछ नया सीख रहे हैं, दैट्स इट। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये मैंने टेस्ट सीरीज में बहुत तगड़ा कर दिया तो मेरा हो गया सिलेक्शन, नहीं, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज अपने आप में भी फर्जी होगी और ये टेस्ट सीरीज कभी भी इसके लेवल को टच नहीं कर सकती। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, चाहे कोई भी एकेडमी करवा रही है, ABCD YZ कोई भी, तो प्लीज आप अपनी प्रैक्टिस को बेहतर करने के लिए टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, असाइनमेंट कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, बुक्स के स्टैंडर्ड सवाल कर सकते हैं, दैट्स इट। लेकिन पेपर कैसा आएगा वो सब टॉपिक्स आप पढ़िए, उन पर आप जितने सवाल कर सकते हैं, उन पे आप जितनी बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं, जितनी बेहतरीन लिंकिंग बना सकते हैं, वैसा ही होगा। समझ रहे हो? वही आपको हेल्प करेगा। सो दोस्तों चलते हैं आगे, अंत करते हैं इस बेहतरीन सेशन का। ये PYQ बुक है, ये आप जानते ही हैं। इस PYQ बुक से तो आप पूरी तरीके से मिले हुए हैं, मेरी ये आप देख सकते हैं इसमें, और 97% क्वेश्चंस के मैंने इसमें जवाब दिए, डिटेल सॉल्यूशन दिए, तो आप इसको मंगवा सकते हैं। इसका लिंक मैंने पिछली वाली वीडियो में दे रखा है, अमेजन लिंक, तो आप अमेजन पे जाइए, सिंपल ये लिखिएगा कि TIFR
केमिकल साइंस बाय पारस सर आपको मिल जाएगी, तो आप इससे बहुत हेल्प पा सकते हैं। ये रामबाण है, मैं कह रहा हूँ कि ये पिनैकल फॉर योर प्रिपरेशन। चलते भाई आगे, ये भी है। इसके अलावा अगर आपको सवाल और करना है, अगर जेम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, जेम की तैयारी कर रहे हैं या फिर गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों ये भी है, आप इनको भी एक्सेस कर सकते हैं, इनको भी आप ले सकते हैं, अपनी तैयारी को भयंकर मजबूत कर सकते हैं दोस्तों। मजा ही आ जाएगा आपको इनके सवाल करके, इनके सॉल्यूशंस करके, क्योंकि इनमें जो है, इनमें जो कंटेंट है वो आपको सब टॉपिक्स को रिलेट करने में बहुत हेल्प करेगा और आपको बताएगा क्या रेलिवेंट है, क्या इररेलेवेंट है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है और कितना समय किस सब टॉपिक को देना है, ये सब आपको इन्हीं से पता चलेगा। तो दोस्तों इनको आप एक्सेस कर सकते हैं, आप अमेजन पे जा सकते हैं, ले सकते हैं। इसके अलावा वो तो आपने देखा ही, वो तो कमाल का सब टॉपिक। अरे मैं कह रहा हूँ ये जो दूर की कौड़ी लाया हूं ना, ये बहुत काम की कौड़ी है, बहुत दूर की कौड़ी है ये। मैं कह रहा हूँ मतलब इतना शानदार, इतना जानदार कभी आपको किसी ने नहीं दिया होगा। मैं कह रहा हूँ गारंटीड, कह रहा हूँ गारंटीड। क्वांटम पढ़ ले, अरे क्वांटम में तो बहुत बात है, क्वांटम तो सबका भाई, क्वांटम में कितना पढ़ूं, ये रहा वो, इतना पढ़ ले बन जाएगा मामला। तो दोस्तों अंत करते हैं इस बेहतरीन सेशन का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, और इसको शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिट उठा सकें। बहुत काम की वीडियो है ये, प्लीज यही इसी पे स्टिक रहिए, इसी को पढ़िए, इसी पर दिन रात एक कर दीजिए, जरूर आपका सिलेक्शन होगा, गारंटीड कह रहा हूं। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, धन्यवाद।